फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू यूपीएससी एंड जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन। और आज हम बात करेंगे हमारे इकोनॉमिक्स के थर्ड लेक्चर पे, जिसका नाम है नेशनल इनकम। सो एज वी हैज प्रॉमिस्ड कि हम बात करने वाले थे नेशनल इनकम के अंदर जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी के बारे में। तो इस लेक्चर में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जीडीपी और एनडीपी क्या होते हैं और इन्हें किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, राइट। सबसे पहले आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जब भी कभी नेशनल इनकम का जिक्र होगा, कहीं पर भी अगर आप ये वर्ड नेशनल इनकम पढ़ते हो, तो इस नेशनल इनकम के पीछे कोई एक चीज नहीं होती है। ये नेशनल इनकम अपने आप में 4 अलग अलग कंपोनेंट्स की मदद से कैलकुलेट होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए जीडीपी, सेकेंड वन इज एनडीपी, थर्ड वन इज जीएनपी एंड फोर्थ वन इज एनएनपी। अब जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसी तरीके से एनडीपी होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसे हम जीएनपी कहते हैं, और जब नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसे हम एनएनपी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है जीडीपी, और इस लेक्चर में जीडीपी के साथ साथ हम उसके यूजेस को भी देखेंगे और ये समझेंगे कि जीडीपी की मदद से किस तरीके से किन्हीं दो देशों की, किन्हीं दो अलग अलग कंट्रीज की जो इकोनॉमीज हैं उनका कंपैरिजन किया जा सकता है, राइट। इसके बाद इस लेक्चर में हम बात करेंगे एनडीपी की, और सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि एनडीपी जीडीपी से किस तरीके से डिफरेंशिएट करती है, और एनडीपी को कैलकुलेट करने से हमारी कंट्री की इकोनॉमी के कौन से मेजर्स हमें पता चलते हैं। ओके, तो नेशनल इनकम के लिए 4 कंपोनेंट्स जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी पे बात करनी है, ठीक है। तो बात करते हैं जीडीपी की। जीडीपी का जैसे मैंने आपको फुल फॉर्म बताया, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब अगर आप इसके नाम से ही इसकी डेफिनेशन को तोड़ लो, इसकी डेफिनेशन को इसके नाम से डिकोड कर लो, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि इसका मतलब क्या होता है। सो ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, ठीक है, टोटल। सो ग्रॉस मीन हो गया यहाँ पे टोटल। फिर डोमेस्टिक, अब कोई भी चीज डोमेस्टिक कब होती है, जब वो हमारी बाउंड्री यानी एक पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर जो है एक्टिविटी ये जो है वो पॉसिबल हुई है, राइट। तो जब कोई भी चीज किसी बाउंड्री के अंतर्गत हो रही है तो हम उसको नाम दे देते हैं डोमेस्टिक का, ठीक है। तो मतलब टोटल, ग्रॉस मतलब टोटल, और डोमेस्टिक मतलब क्या हो गया, बाउंड्री। तो यहाँ पर हमारी बाउंड्री के अंतर्गत होने वाला टोटल प्रोडक्शन जो होगा वो होगा हमारी जीडीपी। अब डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन ये कहती है दैट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। मतलब किसी भी कंट्री का, किसी भी देश की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, यानी उनका जो डिसाइडेड मैप है, उनकी जो डिसाइडेड टेरिटरी है, उस टेरिटरी के अंदर एक साल में होने वाले गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन की टोटल मार्केट वैल्यू जीडीपी कहलाती है उस देश की, ठीक। मतलब एक कंट्री जिसके अंदर एक साल में अलग अलग गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो प्रोड्यूस होने वाले हैं, उनकी जो टोटल मार्केट वैल्यू होगी वो उस कंट्री की जीडीपी होगी, ठीक है। अब अगर इस डेफिनेशन से चलें तो हमको ये लगना चाहिए कि हमारी कंट्री के अंदर होने वाले हर गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है उसकी मार्केट वैल्यू हमारी जीडीपी का हिस्सा है। तो क्या ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे आ जाएंगे कुछ एक्सेप्शंस में सबसे पहला एक्सेप्शन होता है इंटरमीडिएट गुड्स का। अब अगर डेफिनेशन ध्यान से पढ़ी हो तो यहाँ पे लिखा है फाइनल, दैट मीन्स कि जो गुड्स और सर्विसेज आप कैलकुलेट कर रहे हो, जिनका प्रोडक्शन हो रहा है, दे शुड बी द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक। मतलब के इंटरमीडिएट गुड्स यानी ऐसे गुड्स जो किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बनने का काम करते हैं। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ, एक बेकरी इंडस्ट्री, एक बेकरी को हम एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि एक बेकरी इंडस्ट्री की हम बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, तो अब उस बेकरी में जिस ब्रेड का प्रोडक्शन हो रहा है वो ब्रेड बेसिकली कहाँ से बन रही है? फ्लोर से बन रही है, राइट। और वो फ्लोर कहाँ से आ रहा है?
एग्रीकल्चर से आ रहा है, एग्रीकल्चर हमें वीट प्रोड्यूस करके दे रहा है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से वीट प्रोडक्शन हो रहा है और उस वीट प्रोडक्शन से फ्लोर बन रहा है और उसी फ्लोर से आगे चल के ब्रेड बन रही है। तो अब अगर मैं ब्रेड को एज अ फाइनल गुड काउंट कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं उसके फॉर्मेशन में, उसके प्रोडक्शन में यूज होने वाले इंटरमीडिएट गुड में उस फ्लर की काउंटिंग नहीं करूंगी। ठीक, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ उस ब्रेड का प्राइस देखेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स का प्राइस हम नहीं देखेंगे। सो इंटरमीडिएट गुड्स का प्राइस काउंट नहीं होता है, इट इज नॉट काउंटेड इन द जीडीपी, राइट। सेकेंड होता है कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स होते क्या है, सबसे पहला सवाल। तो कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो किसी भी इंडस्ट्री के लिए उसकी बैकबोन होते हैं। कैपिटल गुड्स से मतलब ये है कि किसी भी इंडस्ट्री के पास जो मशीनरीज हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिनकी मदद से वो अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज कर पा रहे हैं, वो कहलाते हैं कैपिटल गुड्स। तो यहाँ पर जो कैपिटल गुड्स होंगे वो भी जीडीपी में काउंट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। फिर सेल ऑफ यूज्ड गुड्स। यूज्ड गुड्स को यहाँ पे हम क्यों एक्सेप्शन में काउंट कर रहे हैं, इसलिए काउंट कर रहे हैं क्योंकि अगर जो यूज्ड गुड आप दोबारा बेच रहे हैं वो ऑलरेडी किसी एक साल की जीडीपी में प्रोडक्शन हो चुका होगा उसका, तो उस साल की जीडीपी में वो एज अ ब्रांड न्यू गुड काउंट हो चुका है। अब अगर उसी को आप दोबारा सर्कुलेशन में रोटेट कर करके जीडीपी में काउंट करोगे तो ये चीज आपका साल भर का प्रोडक्शन नहीं बताने वाली है ना। मतलब यहाँ पर कोई भी चीज जो होगी, कोई भी गुड्स होंगे, कोई भी सर्विसेज होंगी, दे विल काउंट ओनली फॉर वंस। रिपीटेशन ऑफ द काउंटिंग इज नॉट अलाउड इन जीडीपी, ठीक है। मतलब कि अगर जैसे फॉर एन एग्जांपल आप सेकेंड हैंड मोबाइल की बात कीजिए, ठीक है। अगर एक मोबाइल है जिसको आप इस साल बेच रहे हो, जो कि सेकेंड हैंड बिक रहा है, अगर आप उस मोबाइल को इस साल की जीडीपी में काउंट करते हो तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट होगा क्योंकि अगर इस मोबाइल का प्रोडक्शन इस साल हुआ ही नहीं है तो यहाँ पे एक जो है फ्यूडलिज्म जैसा फिनोमिना जो है, फ्यूडलिज्म जिसे हम छद्म या फिर आप कह सकते हो एक तरीके से एक इमेजिनरी प्रोडक्शन आप क्रिएट कर दोगे, है ना। तो वो जो मोबाइल है वो एक्चुअली में इस साल प्रोड्यूस हुआ ही नहीं है, इस साल उस मोबाइल का प्रोडक्शन हुआ ही नहीं है, इसलिए उसको आप इसमें काउंट नहीं करोगे, ठीक है। तो जो यूज्ड गुड्स होते हैं उनको भी हम जीडीपी की काउंटिंग में काउंट नहीं करते। 3 गुड्स कौन से काउंट नहीं करने हैं, इंटरमीडिएट, कैपिटल और सेल ऑफ यूज्ड गुड्स, इन तीनों को जीडीपी में काउंट नहीं करना है, ठीक। भले ही ये सारे के सारे हमारी बाउंड्री के अंदर होंगे, इंटरमीडिएट गुड्स भी हमारी बाउंड्री के अंदर ही बन रहे हैं, कैपिटल गुड्स भी हमारी बाउंड्री के अंदर होंगे, सेल ऑफ यूज्ड गुड भी हमारी बाउंड्री के अंदर हो रही है, लेकिन बावजूद इसके हम इन तीनों को काउंट नहीं करते, ठीक है। कारण मैंने आपको तीनों के बता दिया कि ऐसा क्या रीजन है कि हम तीनों को काउंट नहीं करते। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जीडीपी में हम वो चीजें भी काउंट करें या उन सर्विसेज को भी काउंट करें जो कि हमारी देश की टेरिटरी से बाहर के हैं। तो इसका जवाब है हाँ। कैसे, जो ऑयल रिग्स मतलब कि जो ऑयल की आप कह सकते हो जो कुएं होते हैं तेल के, राइट, जहां पे इंडिया की अथॉरिटी है, जहां पर ओनरशिप इंडिया के पास है, भले ही वो ऑयल रेक दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, हम उसे या उससे मिलने वाला जो प्रॉफिट होगा उसको हम जीडीपी में काउंट करेंगे, ठीक है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द इनकम और द प्रॉफिट फ्रॉम द एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज, यानी कि हमारे अलग अलग देशों में जो हमारी इंडियन एम्बेसीज होती हैं उनकी तरफ से होने वाली इनकम या प्रॉफिट भी हमारे सालाना जीडीपी में काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ये 2 चीजें ऐसी हैं जो भले ही हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का भाग नहीं है लेकिन फिर भी हम इनको जीडीपी में काउंट करते हैं, राइट। जबकि ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट तो है लेकिन फिर भी इसको जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। और जीडीपी को याद रखने का सबसे अच्छा फंडा यही है दैट व्हाट ओनली मैटर्स इज वेयर द प्रोडक्शन टेक्स प्लेस। इट नेवर मैटर्स कि ये जो प्रोडक्शन हुआ है ये किसके द्वारा हुआ है। अगर ये प्रोडक्शन इंडिया के किसी भी कोने में हो रहा है तो वो जीडीपी में काउंट होगा, चाहे वो एक इंडियन व्यक्ति के द्वारा किया जाए या किसी फॉरेनर व्यक्ति के द्वारा, राइट। लेकिन अगर
ऐसा कोई भी प्रोडक्शन है जो किसी इंडियन व्यक्ति के द्वारा हो रहा है लेकिन इंडिया की टेरिटरी के बाहर हो रहा है तो हम उसको जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे, राइट। सिर्फ दो एक्सेप्शंस है हमारी टेरिटरी के बाहर, ऑयल रिग्स और हमारी एम्बेसीज के प्रॉफिट। ये दोनों ही काउंट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनकी ओनरशिप इंडिया के पास है, राइट। इनकम फ्रॉम द एम्बेसी इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑयल रिग्स अगर किसी इंडियन अथॉरिटी के पास है तो इंडियन अथॉरिटी, अगर किसी इंडियन पर्सन के ओनरशिप में है तो उसके द्वारा। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोडक्शन है इन दोनों चीजों का, ये जीडीपी में काउंट जरूर होगा, राइट। जीडीपी आप लोगों को अब क्लियर हो चुका होगा। जीडीपी इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी एक साल में हमारी कंट्री या किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उनकी टोटल मार्केट वैल्यू कहलाती है जीडीपी, राइट। और इसमें हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो ये होता है कि इसमें प्रोडक्शन कहाँ हुआ है, ठीक है। इसमें जगह मैटर करती है क्योंकि यहाँ पे वर्ड डला हुआ है डोमेस्टिक, राइट। तो ये बात हुई जीडीपी की। अब जीडीपी के यूजेस क्या होते हैं अगर इसको समझें तो यूजेस ऑफ जीडीपी में आप देखते हो दैट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ट्रैक्स द हेल्थ ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमी, ठीक है। किसी भी देश की जीडीपी का जो वैल्यू होता है वो इस देश की इकोनॉमी की हेल्थ को डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करता है। मतलब जितनी अच्छी इकोनॉमी उतनी अच्छी जीडीपी, जितनी डाउनवर्ड्स इकोनॉमी उतनी कम जीडीपी, ठीक है। तो जीडीपी को एक तरीके से आप कह सकते हो ग्रोथ का मेजर जो है यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। फिर it represents the value of all the goods and services produced over a specific time period within a country's border। इसकी मदद से हमें ये पता चल रहा है कि साल भर में हमारे यहाँ का जो टोटल प्रोडक्शन है उसकी मनी वैल्यू कितनी है। सेकेंड, economists can use a GDP to determine whether an economy is growing और एक्सपीरियंसिंग अ रिसेशन। कैसे? अब जैसे कोई कंट्री है, फॉर एन एग्जाम्पल आप मान लो एक कंट्री है एक्स, ठीक है। उस कंट्री की जो जीडीपी है एक साल उसकी जीडीपी 4% थी, नेक्स्ट ईयर 4.5 हुई, उसके नेक्स्ट ईयर यहाँ पर 5.0 हुई, फिर वापस से ये 4.5 पर आई, फिर ये 4.3, 4.2, इन्हीं तरीके के ग्राफ्स में ये कांस्टेंट हो गई। तो क्या ये कंट्री जो है ये ग्रोथ कर रही है, क्या ये कंट्री जो है ये रिसेशन में है, ये पता चलता है इस जीडीपी के फिगर्स से। दैट मीन्स कि जब हम अलग अलग सालाना जीडीपी को कंपेयर करते हैं तो ना सिर्फ हमको ये पता चलता है कि एक कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी वर्ल्ड वाइड उसके जो दूसरी कंट्रीज है उनके साथ किस तरीके से कंपटीशन कर रही है, साथ में ये भी पता चलता है कि उस कंट्री का अपने रिकॉर्ड से जो कंपटीशन है वो किस तरीके से इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है इसका यूज। फिर इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो जीडीपी की मदद से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को देखते हैं, ठीक है। तो क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई इकोनॉमी जो होती है वो बैड स्टेट में आती है, दैट मीन्स कि यहाँ पे उसकी अर्निंग्स कम हो जाए या लोअर स्टॉक प्राइसेस में आ जाए, तो ऐसी सिचुएशंस में जो इन्वेस्टर्स होते हैं दे ट्राई टू अवॉइड इन्वेस्टिंग इन सच कंट्रीज। मतलब कि किसी भी व्यक्ति को अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस का पहला रूल है प्रॉफिट अर्निंग, और अगर किसी कंट्री की जीडीपी इस तरीके से स्टैग्नेंट हो या एक रिसेशन शो करे तो कोई भी इन्वेस्टर जो है वो अपना मनी यहाँ पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा, ठीक है। तो ये जो जीडीपी होती है इसकी मदद से हमें कई सारे जो है यहाँ पे ट्रैक्स पता चलते हैं, राइट। इसके अलावा ये जो जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जीडीपी एक्चुअली में एक क्वालिटेटिव आप कह सकते हो मेजरमेंट है, क्वांटिटेटिव मेजर नहीं है। जीडीपी जो है वो एक्चुअली में एक क्वांटिटेटिव मेजर है, क्वालिटेटिव मेजर नहीं है। दैट मीन्स कि हमने क्या किया, हमने सिर्फ ये पता कर लिया कि हमारे यहाँ पर सालाना यानी एनुअली केवल और केवल इतना अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है और उसकी मनी वैल्यू समथिंग इतनी है, ठीक, XYZ वट एवर द वैल्यू इज। तो यहाँ पे हमको केवल वैल्यू पता चली, हमको ये तो पता ही नहीं है कि ये जो प्रोडक्शन हुआ ये दूसरे देशों की तुलना में किस क्वालिटी का है, किस लेवल का है, क्या ये जो प्रोडक्शन है इसकी क्वालिटी इतनी हायर है कि ये वर्ल्ड वाइड कम्पीट कर पाए। प्रोडक्शन के मामले में भले ही कंट्री जो है वो कम्पीट करे, लेकिन अगर उस प्रोडक्शन की क्वालिटी इस लायक ना हो कि वो वर्ल्ड वाइड कम्पीट कर पाए तो कहीं ना कहीं फिर ये प्रोडक्शन हमारे लिए जो है एक तरीके से यूजफुल नहीं रहेगा,
ठीक, तो जीडीपी से हमको केवल और केवल क्वांटिटी पता चली कि यहाँ पर जो प्रोडक्शन हुआ वो कितना हुआ और उसकी मनी वैल्यू क्या थी, राइट। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट फैक्टर जो कि है जीएनपी, दैट इज द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अब यहाँ पे जो नाम आगे डेफिनेशन से उसी को समझो आप। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, जैसा हमने कहा था। नेशनल वर्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, जिस भी व्यक्ति के द्वारा हो रहा है, वो जो पर्सन है वो इंडिया का एक नेशनल रेसिडेंट होगा, ठीक है। डेफिनेशन अगर आप देखो तो डेफिनेशन कहती है दैट द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज एन एस्टिमेट ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टर्न्ड आउट इन अ गिवन पीरियड बाय द मींस ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड बाय अ कंट्रीज रेसिडेंट। मतलब ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही हैं, टोटल वैल्यू हम उसी की देख रहे हैं जैसे वहां जीडीपी में देख रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने ये चीज को बाउंडेशन लगाया है कि जो प्रोडक्शन है वो केवल और केवल कंट्री के रेसिडेंट के द्वारा ही हो रहा हो। मतलब यहाँ पर जीडीपी हमको ये बताती है कि व्हाट जीडीपी में ये मैटर करता है कि प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, वहीं जीएनपी में मैटर ये करता है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, दैट मीन्स हु मैटर्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे लिए हु मैटर करता है, जीडीपी में हमारे लिए वेयर मैटर करता है, इसको ध्यान रखना। फिर जीएनपी, जीएनपी मेजर्स द आउटपुट ऑफ अ कंट्रीज रेसिडेंट्स regardless of the location of the actual underlying economic activity। मतलब जो जीएनपी है ये किसी भी कंट्री के रेसिडेंट्स का आउटपुट मेजर करती है, इसको देखे बिना कि वो व्यक्ति जो है वो एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन पर रिसाइड कर रहा है या उसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कौन से क्षेत्र में काम कर रही है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जो इंडियंस हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल हम हमारी कंट्री की बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया के जितने भी रेसिडेंट्स हैं, है ना, वो दुनिया भर में चाहे कहीं भी क्यों ना हो, उनके द्वारा की जाने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो आउटपुट है वो हमारी जीएनपी का एक पार्ट बनेगा, राइट। तो मतलब यहाँ पर अब इस बात से कोई मैटर नहीं है कि लोकेशन क्या है, यहाँ पे मैटर करता है कि वो व्यक्ति जो है इट शुड बी द रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे बात आती है दैट इनकम फ्रॉम द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय अ कंट्रीज रेसिडेंट काउंट्स इन अ जीएनपी एंड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट विद द कंट्री बॉर्डर डज नॉट। मतलब ये कि जब हमारे देश में हमारे देश के रेसिडेंट भले ही किसी दूसरे देश से आकर के इन्वेस्ट करेंगे तो हम उसको जीएनपी में काउंट करेंगे, लेकिन अगर कोई फॉरेनर व्यक्ति या कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में हो रहा होगा इंडिया की बॉर्डर के अंदर, उसको हम जीएनपी में काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो फॉरेन व्यक्ति जो है उसके द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट हमारी जीडीपी में काउंट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इन कंट्रास्ट टू द जीडीपी विच मेजर्स द इकोनॉमिक आउटपुट एंड इनकम बेस्ड ऑन द लोकेशन रादर देन द नेशनैलिटी। दैट मीन्स जीडीपी क्या कर रहा था, जीडीपी जो थी वो लोकेशन पे मेजर करती है और जो जीएनपी होता है वो नेशनैलिटी के बेसिस पे हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मेजर करता है ना। सो जीएनपी एंड जीडीपी कैन हैव द डिफरेंट वैल्यूज, नो डाउट, एंड लार्ज डिफरेंस बिटवीन अ कंट्रीज जीएनपी एंड जीडीपी कैन सजेस्ट अ ग्रेट डील ऑफ इंटीग्रेशन इनटू द ग्लोबल इकोनॉमी। कैसे? अब अगर जीडीपी और जीएनपी के रेट्स में डिफरेंस आया तो इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि हमारे यहाँ पर जो हमारे रेसिडेंट्स हैं, जो हमारे इंडियंस हैं, जो हमारे इंडियन पीपल हैं, अगर वो ओवरसीज में जाकर भी अर्निंग्स अच्छी कर रहे हैं, है ना, तो उनके द्वारा अर्न की हुई जो प्रॉफिट है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का आउटपुट है, वो हमारे लिए जीएनपी बनता है। और फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा या हमारे लोगों के द्वारा हमारी अपनी टेरिटरी के अंदर किए जाने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो आउटपुट है वो हमारे लिए जीडीपी बनता है। तो इन दोनों के अलग अलग वैल्यूज होना ये बात साबित करता है कि जितना हमारे देश के लोग बाहर जाकर के काम कर सकते हैं उतना ही इंडियन टेरिटरी वर्ल्ड वाइड के लोगों के लिए ओपन है कि वो आए और अपनी जो एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, उनको यहाँ पर परफॉर्म करें, ठीक है। तो ये हमको क्या करता है, एक इंटीग्रेशन इनटू द ग्लोबल इकोनॉमी यहाँ पे शो करता है।
राइट किस तरीके से कि मतलब जैसे आप वर्ल्ड वाइड जाकर के कहीं भी काम कर सकते हैं एज एन इंडियन सिटीजन, वैसे ही फॉरेन का कोई भी व्यक्ति आकर के यहाँ पे इंडिया में अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकता है, चाहे तो हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वेस्ट भी कर सकता है। ठीक, तो हम उसको टेरिटरी यहाँ पे प्रदान कर रहे हैं। तो इस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी का इंटीग्रेशन यहाँ पे हमको नजर आता है। फिर जीएनपी का एक फॉर्मूला जो बिल्कुल ध्यान रखने लायक है और बिल्कुल नहीं भूलना है, जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस माइनस NFIA. Now what is NFIA? NFIA is the नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब ये कि हमारे जो इंडियन सिटीजन्स या हमारे जो भी आप कह सकते हो लोग हैं, ठीक है, वहां पर नेट फैक्टर इनकम ऑफ अब्रॉड हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे कि इनकम ऑफ इंडियंस फ्रॉम द अब्रॉड इज माइनस्ड बाय द इनकम ऑफ फॉरेनर्स इन इंडिया। इसको अगर आप एक तरीके से समझने की कोशिश करो तो यहाँ पे जो बात हो रही है ये पूरी की पूरी रिलेटेड टू फॉरेन करेंसी होगी। कैसे होगी ये समझो आप। देखो, एक व्यक्ति है ए, ठीक है, वो जो व्यक्ति है उसकी रेसिडेंट वो क्या है, इंडियन रेसिडेंट है, राइट, मतलब इंडिया का नागरिक है, इंडिया का उसके पास सिटीजनशिप है, वो इंडिया का है, ठीक है। अब ये जो व्यक्ति है इंडिया का, ये कहीं बाहर किसी देश में काम करता है और इसने एन अमाउंट ऑफ जो है फॉरेन करेंसी इंडिया में भेजी, या हमने इस व्यक्ति के माध्यम से जो कि इंडिया को बिलोंग करता है एन अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी अर्न करी, राइट। लेकिन अब एक व्यक्ति है बी, वो बी व्यक्ति जो है उसकी रेसिडेंट उसका जो आप समझो सिटीजनशिप है, फॉर एन एग्जाम्पल आप मान लो यूएसए का है, ठीक है। तो वो व्यक्ति जो है अगर यूएसए का रेसिडेंट है और यहाँ इंडिया में काम कर रहा है, तो जब भी कभी हम उसको अर्निंग्स देंगे या उसको यहाँ से अपना प्रॉफिट जो है वो शिफ्ट करना पड़ेगा, तो उसको जाएगा फॉर एन एग्जाम्पल एम अमाउंट ऑफ द फॉरेन करेंसी। तो हमारे लिए जो नेट फैक्टर होगा, अगर हमने यहाँ पर इसको मान लीजिए 10 नंबर्स ऑफ फॉरेन करेंसीज हमको यहाँ से अर्न हुई और 8 नंबर ऑफ फॉरेन करेंसीज हमने इस व्यक्ति को यहाँ पे दे दी, तो हमारी जो नेट फैक्टर इनकम है वो 2 बचेगी। मतलब ये कि जितना हमको इंडियंस बाहर से फॉरेन करेंसीज या रेमिटांसेस अर्न करके दे रहे हैं और हम यहाँ पर हमारी कंट्री में वर्क करने वाले फॉरेनर्स को जो भी प्रॉफिट यहाँ पे उनको दे रहे हैं उनके हिस्से का, तो उसका जो पूरा का पूरा डिफरेंस है वो हमारे लिए हमारी नेट फैक्टर इनकम बनता है। नेट फैक्टर इनकम को अगर आप दूसरे शब्दों में बोलना चाहो तो सीधे सीधे ये बोल सकते हो कि नेट फैक्टर इनकम जो है वो हमारे यहाँ का मतलब जो फॉरेन करेंसी है उसका टोटल हिसाब किताब होना, मतलब फाइनल जो अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी हमारे पास बचेगी आफ्टर गिविंग इट आफ्टर अर्निंग इट फ्रॉम दिस एंड गिविंग इट टू हिम, ठीक। तो जब हम जीडीपी के साथ इसको प्लस करते हैं, जनरली तो हम इसका फॉर्मूला प्लस याद रखना है, लेकिन क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये अमाउंट ज्यादा हो जाता है, यहाँ पे एक्चुअली में 10 आ जाता है और यहाँ पे 8 चला जाता है, देन इट टर्न्स टू -2, ठीक है। तो उसके कारण ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे जीडीपी प्लस माइनस NFIA हम लिखते हैं, ठीक है। सो जीएनपी इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस माइनस NFIA, राइट। तो मतलब जीएनपी का जो फॉर्मूला है वो जीडीपी के साथ साथ NFIA को भी एडजस्ट करके निकलता है, जिसके माध्यम से हमारा क्या हो रहा है, जो नेशनैलिटी वाली बात आ रही है ना, कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जीडीपी किसी भी व्यक्ति के द्वारा काउंट की जा सकती है, लेकिन जब हम इस जीडीपी में से नेट फैक्टर इनकम माइनस कर दें अब्रॉड की, यानी कि हमारे देश में जो फॉरेनर्स काम कर रहे हैं उनकी जो इनकम हमें उनको देनी पड़ेगी, या हमारे जो इंडियंस हमें ला करके फॉरेन से इनकम देंगे, जब उसका पूरा बैलेंस मेंटेन हो जाएगा तो हमारी जीएनपी निकल आएगी, राइट। सो जीएनपी इज ऑलवेज इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस माइनस NFIA। अब जिस तरीके से हमारे यहाँ पे जीडीपी में कौन कौन से आइटम्स काउंट होते थे, कौन से नहीं होते थे, ठीक वैसे ही जीएनपी में भी कुछ आइटम्स हैं जो काउंट होते हैं। तो इनमें से पहला आइटम जो है वो है प्राइवेट रेमिटांस। प्राइवेट रेमिटांस वो होता है जो कि कोई भी इंडियन रेसिडेंट किसी फॉरेन कंट्री से अर्न कर रहा है और फिर बाय द मीन्स ऑफ एनी ट्रांजैक्शन इंडिया में ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। मतलब इंडिया को जो प्राइवेट रेमिटांस उसके इंडियन रेसिडेंट्स फॉरेन कंट्रीज से भेजते हैं वो यहाँ पे काउंट किया जाता है जीएनपी में,
और जनरली जो हमारा प्राइवेट रेमिटांस है ये हमेशा याद रखना पॉजिटिव में जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू काफी हाई होती है, ठीक है। तो इंडिया इज अ हायर रेमिटांस अर्निंग कंट्री, है ना, मतलब कि रेमिटांस के मामले में हमारे पास अर्निंग काफी अच्छी है, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स हमको पे करने पड़ते हैं। कैसे पे करने पड़ते हैं? जब हम कभी किसी वर्ल्ड बैंक से या किसी दूसरी एक्सटर्नल कंट्रीज से लोन लेते हैं तो लोन जो होता है वो किसी एक कंट्री की करेंसी में नहीं होता है, ठीक। ये जो लोन्स होते हैं ये जनरली हार्ड करेंसीज में दिए जाते हैं। हार्ड करेंसीज वर्ल्ड वाइड वो करेंसीज होती हैं जो कि बिना किसी प्रॉब्लम के एक्सेप्टेबल होती हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल डॉलर, ठीक है। तो डॉलर या ये सारी चीजें जो हैं ये सारी हार्ड करेंसीज आपके वर्ल्ड वाइड यहाँ पे एक्सेप्ट होने वाली हैं। तो जब ये हार्ड करेंसीज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट होने वाली हैं तो लोन भी आपको इन्हीं करेंसीज में मिलेगा, और जब लोन आपको इन करेंसीज में मिलेगा तो जो लोन की रीपेमेंट होगी या उसका इंटरेस्ट होगा वो भी उसी हार्ड करेंसी के फॉर्मेट में जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो आपकी फॉरेन करेंसीज होती हैं ये यहाँ से बाहर की तरफ मूव करती हैं आपकी कंट्री से, इसलिए इसको हम हमेशा माइनस के साइन से काउंट करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए इनकमिंग था प्राइवेट रेमिटेंस, हमने इसको पॉजिटिव में देखा, ये बाहर जा रहा है इसलिए हमारे लिए नेगेटिव है। अब अगर एक्सटर्नल ग्रांट्स की बात की जाए, एक्सटर्नल ग्रांट्स क्या होते हैं? जब कभी भी किसी कंट्रीज के बीच में, किन्हीं दो कंट्रीज या तीन कंट्रीज, नंबर डिपेंड्स, कि जब भी किन्हीं दो कंट्रीज के बीच में उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर किसी हेल्प के थ्रू या किसी गिफ्ट के तौर पे जो ग्रांट्स दिए जाते हैं या जो फॉरेन करेंसीज या किन्हीं भी चीजों का आप समझो लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन होता है, वो यहाँ पर एक्सटर्नल ग्रांट्स में काउंट किया जाता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं कहूँ कि इंडिया जो है हमारी कोई नेबरिंग कंट्री हो, है ना, हमारी कोई नेबरिंग कंट्री ऐसी हो जिसके हालत जो है इकोनॉमिकली काफी ज्यादा वीक हो और किसी कारण से उस नेबरिंग कंट्री पर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए। अब अगर वो नेबरहुड कंट्री जो है हमारी वो उस नेचुरल कैलेमिटी को फेस करने में उतना ज्यादा सक्षम ना हो तो इंडिया क्या करेगा? इंडिया अपना बिग ब्रदर एटीट्यूड रखते हुए उस नेबरहुड कंट्री को अपनी तरफ से हेल्प करेगा, ठीक है। अगेन द सेम क्वेश्चन अराइज कि जो हेल्प होगी वो किसी एक कंट्री के करेंसी के फॉर्मेट में नहीं होगी, वो हेल्प होगी हार्ड करेंसी के फॉर्मेट में जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हो। तो जब भी इंडिया की तरफ से, अब इंडिया अगर किसी कंट्री की हेल्प करता है तो यहाँ से पैसा बाहर जाएगा, इसलिए इन एक्सटर्नल ग्रांट्स को भी हम नेगेटिव में काउंट करते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ द जीएनपी अफेक्ट्स, मतलब कि यहाँ पे अगर आप देखो कि किसी भी कंट्री में जो फॉरेन करेंसी है उसका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हमारे यहाँ का अगर आप ओवरऑल देखोगे तो काफी हद तक ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। दैट मीन्स कि हमारा प्राइवेट रेमिटेंस तो पॉजिटिव वे है बट इंटरेस्ट और एक्सटर्नल ग्रांट्स के कारण कहीं ना कहीं हमारा जो फॉरेन करेंसी है काफी हद तक उसका आउटगोइंग ज्यादा है एज कंपेयर टू द इनकमिंग, ठीक है। सो दिस लेक्चर वाज अबाउट द जीडीपी एंड जीएनपी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनडीपी और एनएनपी की, और हम ये समझने वाले हैं दैट बाय विच मीन्स यहाँ पर हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है, ठीक है। So till then, keep watching and don't forget to like, share and subscribe to UPSC and Judicial Exam Preparation.